जय हिंद टू ऑल लर्नर्स। माई सेल्फ रूबी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द पर्सनैलिटी। आज का जो हमारा लेक्चर है हम डिस्कशन करेंगे थ्योरीज ऑफ द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यक्तित्व से तात्पर्य जो व्यक्ति के अंदर विभिन्न गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं या जो प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों में या उन विशेषताओं में जो एक कंसिस्टेंसी पाई जाती है, उस व्यवहार को करने में एक कंसिस्टेंसी होती है, उस कंसिस्टेंसी को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिद्धांत हम किसको कहते हैं। यदि व्यक्तित्व के सिद्धांत की ही हम बात करें तो सिद्धांत से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व से संबंधित कुछ पूर्व परिकल्पनाएं होती हैं, कुछ रिलेटेड एजम्पशंस होते हैं। उन एजम्पशंस के एक समूह होता है और उस समूह का मतलब है कि कुछ लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है और उस लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग से हम क्या करते हैं, टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनाते हैं। टेस्टेबल हाइपोथेसिस के बेस पर ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस एक ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं और हम बिहेवियर को अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, उसको मार्गदर्शन दे पाते हैं। तो हम समझेंगे कि जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, सिद्धांतों से तात्पर्य है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे थ्योरीज हैं, उनको पढ़ के समझ आता है कि आखिर व्यक्तित्व में जो एक विशेष प्रकार का व्यवहार होता है, जो लोग विशेष प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वो व्यवहार किस लिए करते हैं और उस व्यवहार को करने के पीछे क्या कारण होता है। ये सब चीज़ें हम एक व्यक्तित्व के सिद्धांत में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा पर्सनैलिटी का थ्योरी है, हम पढ़ेंगे ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शील गुण सिद्धांत से तात्पर्य क्या है। कि शील गुण, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि शील गुण से तात्पर्य है व्यक्तित्व के अंदर वो विशेषताएं जो कि समय समय पर परिलक्षित होती हैं, कंसिस्टेंसी के साथ जल्दी जल्दी परिलक्षित होती हैं, वो विशेषताएं ही एक व्यक्तित्व का शील गुण होती हैं। यदि हम ऑलपोर्ट के सिद्धांत को समझने की बात करें तो हम इसे 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। इसका जो पहला भाग है वो स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी according to the Allport, second is dynamics of the personality according to Allport, and third is growth of personality according to Allport. So सबसे पहले समझ लेते हैं what is the structure of personality according to Allport। तो Allport के अगर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आएगा उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन अबाउट द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू Allport, सेकेंड इज पर्सनैलिटी ट्रेट अकॉर्डिंग टू Allport, एंड थर्ड इज प्रोपेरियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। तो जो अर्थ है व्यक्तित्व का, जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी समझी थी। ऑलपोर्ट ने ये डेफिनेशन 1937 में दी थी। इसके बाद 1961 में ऑलपोर्ट ने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा प्यूरिफाई किया, उसमें संशोधन किया और करेक्शन के बाद उन्होंने लास्ट के जो 5 वर्ड्स हैं उनको चेंज किया। द 5 वर्ड्स वाज यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, इसकी जगह उन्होंने रिप्लेस किया कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर एंड थॉट, ये उन्होंने उसकी जगह कर दिया। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन को इतने साल बाद आकर क्यों चेंज किया। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व अब केवल वातावरण के साथ समायोजन ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट जो व्यक्तित्व है वो केवल वातावरण के साथ समायोजित ही नहीं करता है, बल्कि उस वातावरण को भी परिवर्तित करता है कि वो वातावरण स्वयं को उस व्यक्ति के प्रति समायोजित कर पाए। मीनिंग क्या है कि इंटरेक्शन होता है प्रॉपर एक एनवायरनमेंट के बीच और एक पर्सनैलिटी के बीच, और वो पर्सनैलिटी उस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है और उस इफेक्ट से वो जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है और उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने आप में एडजस्ट करता है। ये इनका था। तो ऑलपोर्ट की अगर इस डेफिनेशन पर हम इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनका अगर हम एनालिसिस करें तो कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी क्या है कि मनोशारीरिक तंत्र है, साइकोफिजिकल सिस्टम है। लास्ट की वीडियो में हम समझ चुके हैं व्हाट इज द साइकोफिजिकल सिस्टम, दैट इज व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं हैं वो उनको मिलकर एक पर्सनैलिटी बनती है। हम किसी के बाहरी रंग रूप को देखकर नहीं कह सकते कि एक बहुत अच्छा या आकर्षक व्यक्तित्व है या बहुत प्रभावी व्यक्तित्व है, या हम किसी के केवल मानसिक गुणों को देखकर ही नहीं कह सकते।
एक बार को हम ये कह सकते हैं कि जो मानसिक गुण होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, उनके आधार पर हम किसी की पर्सनैलिटी को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। कि जैसे गांधी जी हैं, वो दिखने में इतने उनका जो शरीर था वो इतना हष्ट-पुष्ट नहीं था, वो इतने बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं मतलब दिखते थे, लेकिन जो उनके मनोवैज्ञानिक गुण थे, जो उनका ट्रेड था, उस ट्रेड के कारण ही वो विश्वविख्यात हुए। आज उनके ट्रेड के कारण ही उनको विश्व में जाना जाता है। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी मनोवैज्ञानिक गुण तो हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक गुण बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट, व्यक्तित्व क्या है? मनोशारीरिक तंत्र है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की विशेषताएं एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अंतःक्रिया करती हैं, और उससे जो रिजल्ट आता है वही जो है व्यक्तित्व होता है। सेकेंड एक इसमें कॉन्सेप्ट है, दैट इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक के बारे में भी हमने कल समझा था कि डायनेमिक पर्सनैलिटी का मतलब है, मान लीजिए 4 ट्रेट हैं किसी की पर्सनैलिटी में, तो ऐसा नहीं है कि वो 4 ट्रेट एज इट इज स्टेबल रहेंगे, वो कभी भी बीच में चेंज हो सकते हैं। उन 3 में से कोई एक चेंज हो सकता है, बाकी 3 स्टेट रह सकते हैं, या बाकी 3 चेंज हो सकते हैं, कोई एक स्टेट रह सकता है। यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन सभी के सभी मिलकर आपस समूह में कार्य करते हैं, एक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और समय के साथ साथ, वातावरण के साथ साथ वो चेंज भी होते रहते हैं। दैट इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन का मतलब है कि व्यक्तित्व के जो सभी पक्ष हैं वो व्यक्ति के व्यवहारों तथा विचारों को नियंत्रित करके उन्हें निर्देशित भी करते हैं, ये है डेटर्मिनेशन। फोर्थ वन इज स्पेसिफिक बिहेवियर एंड थॉट। इसका तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसका जो चिंतन होता है, वो अपने आप में यूनिक होता है। यानी कि एक व्यक्ति का व्यवहार या उसका चिंतन या उसके संवेग दूसरे व्यक्ति से एकदम से मैच नहीं होंगे। किसी आधार तक, किसी हद तक वो कंसिस्टेंसी पाई जा सकती है, लेकिन बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर विश्व में बहुत सारी पर्सनैलिटीज एक जैसी हो जाएंगी। इसीलिए हमें हर पर्सनैलिटी की वाइब्रेशंस अलग तरीके से आभास हमें उनका होता है, क्योंकि उनमें यूनिकनेस होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ अगला पार्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। ऑलपोर्ट के लिए जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी का जो एक बेसिक यूनिट है, वो यूनिट क्या है? वो ट्रेट है। शील गुण उनके लिए व्यक्तित्व की एक इकाई है। जैसे कि हमने कल एक थ्योरी पढ़ी थी, एक थ्योरी थी जिसके बारे में था कि उनके व्यक्तित्व की जो मूल इकाई है वो है इंस्टिंक्ट, जो कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं। लेकिन इनके व्यक्तित्व की मूल इकाई क्या है? शील गुण है। और शील गुण क्या है? शील गुण से तात्पर्य वातावरण में उपलब्ध जितने भी स्टिमुलस होते हैं, जितने भी उद्दीपक होते हैं। स्टिमुलस वो चीजें होती हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो हमारे लिए स्टिमुलस का कार्य करती हैं। तो वातावरण में उपलब्ध जितनी भी स्टिमुलस होती हैं, उनके प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, उन प्रतिक्रियाओं में जो कंसिस्टेंसी पाई जाती है, उस कंसिस्टेंसी में, उस रिस्पॉन्स की कंसिस्टेंसी और उसके प्रति जो झुकाव है या उसके प्रति जो हमारी टेंडेंसी है, वही शील गुण है। और वो शील गुण कब बनता है? जब वो स्थायी हो जाता है। जब कोई विशेषता किसी के व्यवहार में स्थायी हो जाती है और बार बार वो परिलक्षित होती है किसी भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते समय, तो वो उसके व्यवहार का एक शील गुण बन जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यवहारों की जो संगतता है, यानी कि बिहेवियर में जो कंसिस्टेंसी होती है, वही ट्रेट होता है। ऑलपोर्ट ने 2 प्रकार के शील गुण बताए हैं। पहला है कॉमन ट्रेट एंड सेकंड इज इंडिविजुअल ट्रेट। जो कॉमन ट्रेट होते हैं वो एक तरीके से सोशल वैल्यूज हम उनको कह सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल ट्रेट होते हैं, ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो इसलिए इनके आधार पर हम किसी एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा समानता होती है, लगभग सोशल वैल्यूज सभी में होती हैं। तो इस तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं कि जो बिल्कुल कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जो सभी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हमें एक व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व को डिफर करना हो तो हमें उसके इंडिविजुअल ट्रेट्स को देखना होता है। इंडिविजुअल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो व्यक्तित्व की एक स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी संरचना होती है, उसको विशेष प्रकार से वो ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक अलग विशेषता प्रदान करते हैं। ये शील गुण व्यक्ति को समाज में एक अलग तरीके की विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। इन्हीं शील गुणों के कारण व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वन है इंडिविजुअल ट्रेट को अगर हम और डीप में जाके समझें तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये गुण 3 प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल ट्रेट में पहला होता है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट हम उसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में व्यापक होता है। मतलब कि इतना ज़्यादा व्यापक होता है कि इसके कारण ही जो व्यक्ति होता है वो पूरे विश्व में उसकी छवि उसी से क्रिएट होती है। यानी कि उसके पूरे व्यवहार पर वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कार्डियल ट्रेट कि वो व्यक्ति केवल उसी ट्रेट के कारण ही जाना जाएगा।
बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, कम लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स उठाएं तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के अंदर सत्य और अहिंसा का जो ट्रेड था वो एक तरह का कार्डिनल ट्रेड था, और उस सत्य और अहिंसा के कारण ही आज तक गांधी जी को विश्व में इतना ज़्यादा फेमस उनको माना जाता है और उन्हें दुनिया में जाना जाता है। और अगर हम उसी प्रकार बात करें आक्रामकता, जो कि अग्रेसिवनेस होती है, अग्रेसिवनेस किस में ज़्यादा पाई गई आज तक के टाइम पे? हिटलर और नेपोलियन को यदि देखें तो उसमें आक्रामकता का कार्डिनल ट्रेड था, उसी ट्रेड के कारण हिटलर को आज तक जाना जाता है। तो इस तरह के कार्डिनल ट्रेड होते हैं। सेकंड आता है सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं होते हैं, लेकिन यही ट्रेड किसी भी व्यक्ति को एक अलग पहचान समाज में दिलाते हैं। इन्हीं ट्रेड के कारण ही एक व्यक्ति के बारे में जब कोई रिकमेंडेशन की जाती है तो इन्हीं ट्रेड के बेस पर की जाती है। लाइक कहीं पे अगर बात होती है किन्हीं दो लोगों के बीच, और अगर तीसरे इंसान की बात होती है और कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, या फिर हम कहें कि वो ईमानदार है, तो हमने क्या किया, ईमानदारी के बेस पर उसको रिकमेंड कर दिया। तो इस तरीके से उसकी जो पहचान है ईमानदारी की, वो ईमानदारी जो ट्रेट है वो उसका सेंट्रल ट्रेट है, वो उसको ज़्यादा फॉलो करता है। ये एवरेज अगर हम देखें तो 4 से 5 ट्रेट किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन में पाए जाते हैं। फिर थर्ड आता है सेकेंडरी ट्रेड। सेकेंडरी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा कम ऑर्गेनाइज होते हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। जैसे हमारा हेयर स्टाइल होता है या हमें कोई अलग तरीके का खाना है जिसको हम खाना पसंद करते हैं, हमारी कुछ ऐसी पसंद है, रुचियां हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, वो हमारे सेकेंडरी ट्रेड होते हैं। देन आगे चलते हैं, दैट इज प्रोप्रियम। प्रोप्रियम का मतलब क्या है? प्रोप्रियम एक लैटिन शब्द है, उससे निकला है, और वो लैटिन शब्द है प्रोप्रियस। प्रोप्रियस का तात्पर्य होता है अपना। प्रोप्रियस का मतलब है अपना, ओन। तो अगर हम कहें प्रोप्रियम का तात्पर्य क्या है, तो इस शब्द का मतलब है कि व्यक्तित्व में कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो उन शील गुणों को, उन मूल्यों को और उन अभिप्रेरकों को, यानी कि उन मोटिव्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद एक पर्सनैलिटी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं और उसको एक अलग पहचान दिलाते हैं, वो प्रोप्रियम कहलाते हैं। यानी कि अगर हम कहें ऑलपोर्ट के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि जो एक व्यक्ति है या फिर जो एक व्यक्तित्व है वो केवल कुछ बिखरे हुए शील गुण ही नहीं है। हमने क्या कहा कि शील गुण क्या है? एक कंसिस्टेंसी है बिहेवियर की, तो वो जो कंसिस्टेंसी है केवल वही व्यक्तित्व नहीं है। इन शील गुणों को बांधे रखना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उन वैल्यूज को बांधे रखना, उन विशेषताओं को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज ढंग से किसी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने का कार्य प्रोप्रियम का होता है। तो ये व्यक्तित्व के वे सभी पक्ष हैं जिनसे आंतरिक एकता या फिर संगतता आती है। मीन्स कि किसी पर्सनैलिटी के अंदर कितने ट्रेड्स हैं, कितने वैल्यूज़ हैं, कितने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको वेल ऑर्गेनाइज करना, उनकी इंटीग्रिटी बनाना, देन उनको एक कंसिस्टेंसी में लाना प्रोप्रियम का काम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस थ्योरी का, जिसमें हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। डायनेमिक्स ऑफ द पर्सनैलिटी की यदि हम बात करें तो इसमें 2 तरह के डायनेमिक्स इन्होंने बताए हैं। पहला है फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड सेकंड इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशंस। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शनल ऑटोनॉमी। कार्यात्मक स्वायत्तता क्या है? ये एक तरीके का मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है। मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कुछ मोटिव्स उसके होते हैं, जो वो मोटिव्स हैं वो पिछले अनुभवों से जुड़े हुए नहीं होते, जिनसे उनकी उत्पत्ति लगभग संभव है कि उन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो पूरी तरह उनसे जुड़े नहीं होते, वो उनसे पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इनके अनुसार जो ऑलपोर्ट हैं, ऑलपोर्ट के अनुसार प्रेजेंट में जो व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवहार परिलक्षित कर रहा है उसका संबंध पिछली अनुभूतियों से नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि व्यवहार जो वर्तमान समय में परिलक्षित हो रहा है वो किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण ही पैदा हुआ हो ऐसा व्यवहार, लेकिन वर्तमान में जो कर रहा है वो पास्ट की अनुभूतियों से बिल्कुल ही ऑटोनॉमस होता है, स्वायत्त होता है, स्वतंत्र होता है। जैसा कि फ्रायड ने अपनी थ्योरी में कहा था, उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व पूरी तरह से जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उससे कंट्रोल होता है और उसी से हमारा पूरा पर्सनैलिटी चलता है, जबकि ऑलपोर्ट कहते हैं कि पूरी तरह से अनुभूतियों से, जो भूतकाल की अनुभूतियां हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है व्यक्तित्व, लेकिन उनसे नियंत्रित नहीं होता।
भले ही वर्तमान समय का व्यवहार का जो आधार है वो क्यों ना बीती हुई अनुभूतियां ही हों, लेकिन उनसे वो नियंत्रित बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो उदाहरण कुछ इस तरीके से है। सपोज कीजिए हमने एक बीज जमीन में लगा दिया, देन उसके बाद एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, और वो वृक्ष अपने आप में बहुत ही विशाल हो जाता है, विकसित हो जाता है पूरी तरीके से। जब वो वृक्ष पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो उसकी जो स्वायत्ता है उसकी अपनी होती है, उसे एक फंक्शनल ऑटोनॉमी मिल जाती है, और उसके बाद वो उस बीज पर निर्भर नहीं होता क्योंकि वो विकसित हो चुका है। जबकि उसका जो वर्तमान स्वरूप है उस वृक्ष का, वो उस बीज पर ही निर्भर करता है। इसी तरह से ऑलपोर्ट ने कहा है कि जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है उसमें जो व्यक्तित्व है वो विकसित हुआ है उन्हीं चीज़ों के कारण जो उसने पहले कभी देखा है, महसूस किया है, लेकिन वर्तमान समय का जो व्यवहार है वो उसका पास्ट नहीं है। इवन तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो साधन होते हैं वही आगे जाकर साध्य बन जाते हैं। इसका मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ कि सपोज कीजिए एक बहुत गरीब आदमी है और उसने बहुत कड़ी मेहनत की 20 साल, और कड़ी मेहनत के बाद वो बहुत ही अमीर आदमी बन जाता है, बहुत धन उसके पास आ जाता है बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद। अब 20 वर्ष के बाद क्या होगा? 20 वर्ष बाद उसका मोटिव धन कमाना नहीं रहेगा, 20 वर्ष बाद उसका मोटिव रहेगा परिश्रम करना, ईमानदारी से और धन कमाना, और समाज में जो प्रतिष्ठा उसने हासिल की है उस प्रतिष्ठा को एज इट इज बनाए रखना। तो पहले क्या था? धन कमाने के लिए उसने क्या किया? ईमानदारी से, कठिन परिश्रम से, एक साधन उसने अपनाया कठिन परिश्रम, और उसने क्या किया? अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लिया, उसने धन कमा लिया और वो धनी व्यक्ति बन गया। पहले उसका मोटिव था धन कमाना, अब जब वो एक बार धनी बन गया अब उसका मोटिव क्या है कि अब उसे कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से इस चीज को स्टेबल यहीं पर रखना है। तो जो प्रीवियस उसका साधन हुआ करता था वही उसका आज के टाइम पे साधन बन गया है। जिन चीज़ों की मदद से वो यहाँ तक पहुँचा, आज उन्हीं चीज़ों के कारण उसकी पूरी लाइफ जो है सर्वाइव हो रही है, उसी ईमानदारी को बनाए रखने के लिए, उसी कठिन परिश्रम को बनाए रखने के लिए। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन में जो कॉन्शियस मोटिवेशन है उस पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला है। ऑलपोर्ट ने इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है कॉन्शियस मोटिवेशन को, और कहा है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है या एक जो वयस्क अपने आप में पूरी तरह से विकसित व्यक्ति होता है वो इस बात से पूरी तरह से नोन होता है, पूरी तरह से अवगत होता है कि वो जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और पूरी तरह से विकसित होगा। जबकि फ्राइड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जितना भी व्यवहार होता है वो सब अनकॉन्शियस माइंड से कोरिलेट होता है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि ऑलपोर्ट ने कहा है कि पूरी तरह से कॉन्शियस मोटिवेशन को इन्होंने बल डाला है, और इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो भी करता है उसको बहुत अच्छे से पता रहता है। फिर इन्होंने कहा है कि अधिकांश जो चेतन अभिप्रेरण है, यानी कि ज़्यादातर जो कॉन्शियस मोटिव्स होते हैं वो अनकॉन्शियस में छिपी हुई जो इच्छाएं होती हैं उनसे प्रभावित होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी फ्राइड की बात को ही सपोर्ट किया है, लेकिन केवल कुछ हद तक। इन्होंने कहा कि जो कॉन्शियस के मोटिव्स हैं वो अचेतन में छिपी जो इच्छाएं हैं उन्हीं से प्रभावित होती हैं। लेकिन फ्रायड की एक बात थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईगो जो होता है या जो कॉन्शियस होता है उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन इन्होंने उस बात से ये बिल्कुल सहमत नहीं थे। इन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्शियस बिहेवियर जो होता है वो उसमें एनर्जी होती है और उसी से ही एक व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। ऑलपोर्ट के अनुसार जो व्यक्तित्व है वो भले ही अचेतन व्यवहार से प्रभावित होता हो या हमारे अनकॉन्शियस से प्रभावित होता हो, एक बार को चलो ऑलपोर्ट मान भी लेते हैं फ्रायड की बात को कि ठीक है अचेतन से प्रभावित होता है जीवन और उसी से वो चलता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति पूरी तरह से चेतन विचारों से ही प्रेरित होगा। वर्तमान समय में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखते हुए समझते हुए ही वो निर्णय लेता है। ऐसा हो सकता है कि उन निर्णयों पर उसके अचेतन मन का भी प्रभाव पड़े, लेकिन पूरी तरह से अचेतन के नियंत्रण में व्यक्तित्व नहीं होता। देन हम थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। इन्होंने कहा कि ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व का वर्धन। इनके अनुसार व्यक्तित्व विकास के कोई अलग से पैटर्न इन्होंने नहीं बताए हैं, कोई अलग से स्टेप्स इन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी इनके अनुसार जो बाल्यावस्था है जो बच्चे की, उसमें व्यक्तित्व जो है और जो वयस्कावस्था है जब वो पूरी तरह से वयस्क हो चुका होता है, इन दोनों के बीच में इन्होंने कहा कि निरंतरता नहीं होती है, फंक्शनल रिलेशन नहीं होता है आपस में, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं, बीच में उनके अंतर होता है। लेकिन कोई स्टेप्स इन्होंने अलग से नहीं बताए हैं ऑलपोर्ट ने। इन्होंने केवल ये कहा है
कि बाल्यावस्था का व्यक्तित्व वयस्कावस्था के व्यक्तित्व से एकदम अलग होता है। अब इन्होंने थोड़ी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो बाल्यावस्था का व्यक्तित्व है, बाल्यावस्था मतलब एज हम लगभग लगा सकते हैं 12 वर्ष तक की, तो 12 वर्ष तक की जो एज है बच्चे की, वो बेसिकली आनंद प्राप्त करने वाली होती है। उसे किसी भी तरह से प्लेजर चाहिए होता है। जैसा कि फ्राइड ने भी बताया था कि बचपन में जो इड होता है वो इड पूरी तरह से प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वही बात इन्होंने भी कही है। फिर कहते हैं कि आनंद प्राप्त करने वाला है। फिर कहते हैं कि ध्वंसात्मक है, मतलब कि यदि क्रोध आ जाए तो वो ध्वंस भी कर सकता है, चीज़ों का विनाश भी कर सकता है। स्वार्थपरक होता है बच्चा। सभी जानते हैं छोटे बच्चों को ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सोशल वैल्यूज़ उनमें उतनी डेवलप तब तक नहीं हो पाती। और उन्होंने कहा कि आश्रित होता है बच्चा, उसके अंदर एक ऐसा ट्रेट होता है जो उसको दूसरे पे डिपेंड बनाता है, क्योंकि वो तब तक सेल्फ डिपेंड होता नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। और इस अवस्था में उन्होंने ये भी कहा है स्पेशली कि जो बच्चा होता है उसे अपनी माँ से प्रॉपर वे में सुरक्षा और स्नेह की परम आवश्यकता होती है। यदि बचपन में बाल्यावस्था में बच्चे को माँ से वो प्रॉपर स्नेह, वो ममता, वो सुरक्षा की भावना प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में बच्चे का एक अलग तरीके से व्यक्तित्व डेवलप होता है। और यदि वो सुरक्षा, वो स्नेह उसको प्राप्त होता है, तो उसकी सफलता के बाद बच्चे में पॉजिटिव साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आते हैं, धनात्मक मनोवैज्ञानिक विकास उस व्यक्तित्व का होता है। और यदि ऐसा, यानी कि माँ से पर्याप्त सुरक्षा या स्नेह उसको प्राप्त नहीं होता है, उस कंडीशन में एक ऐसा पर्सनैलिटी उसमें डेवलप होता है जिसमें कि एक ऐसी चीज आ जाती है कि वो इनसिक्योर रहता है, अंदर से जेलिस रहता है दूसरों से, आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है वो बच्चा। इस तरह की पर्सनैलिटी बाद में जाके डेवलप हो जाती है। लेकिन इस तरह की जो पर्सनैलिटी है उसको इन्होंने व्यस्क नहीं कहा है। ऑलपोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा व्यक्तित्व डेवलप होता है तो वो अपने आप में व्यस्क नहीं है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वो केवल उसकी बाल्यावस्था का विस्तार है। दैट इज द एक्सटेंशन ओनली ऑफ दैट चाइल्डहुडनेस। केवल वो बच्चे का जो बाल्यावस्था है उसका विस्तार हो गया है, लेकिन वो व्यस्क अच्छे से नहीं हुआ है। उसका जो व्यक्तित्व है वो स्वस्थ व्यक्तित्व के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। और उसका कारण क्या है कि जो बच्चा है उसको बचपन में जो माँ से स्नेह चाहिए था, जो उसको लगाव चाहिए या उसको जो अपनी माँ से सुरक्षा चाहिए थी, वो उसको नहीं मिल पाई। उसके ना मिलने में बच्चा बड़े होकर कैसा हुआ, इनसिक्योर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑलपोर्ट ने फिर कहा है कि सामान्य विकास जो नॉर्मली होता है उसके अंतिम चरणों में व्यक्ति एक परिपक्व और एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व विकसित करता है। यानी कि जिस तरह से हमने बताया कि बच्चे को बचपन में माँ से बहुत ज़्यादा लगाव और सुरक्षा की भावना चाहिए होती है, अगर वो प्रॉपर वे में मिल जाती है और एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्तित्व परिपक्व होता है तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इन्होंने 6 क्राइटेरिया बताए हैं। अगर ये क्राइटेरियाओं पर कोई भी पर्सनैलिटी अच्छे से सर्वाइव करती है, ये विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में है, दैट मीन्स वो एक स्वस्थ व्यक्तित्व का धनी है। तो पहला क्या है इनका, दैट इज सेल्फ एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि अपने आत्मज्ञान का जो विस्तार कर पाए, एक ऐसा व्यक्तित्व। दूसरा इन्होंने कहा कि वार्म रिलेशनशिप, यानी कि दूसरों के साथ सौहार्द तरीके से संबंध जो बना सके, दूसरी कसौटी है। तीसरा क्राइटेरिया है दैट इज इमोशनल सिक्योरिटी, संवेगात्मक रूप से वो सुरक्षित होना चाहिए, वो डरा हुआ, सहमा हुआ या दूसरे पे डिपेंडेंसी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअली अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली हम फ्रीडम है कि हमें ठीक है, हम जिस भी तरह से हमारे इमोशंस हैं हम उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान इन्होंने बताई है। वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी इन्होंने कहा है। 4th नंबर पे है रियलिस्टिक परसेप्शन, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड कमिटमेंट्स। यानी कि रियलिस्टिक परसेप्शन का मतलब है कि जो भी वर्तमान में है, अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको लेकर कितना कॉन्शियस है कोई। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग डे ड्रीमर्स होते हैं, दिन में सपने देखना या जो कुछ हो रहा है उसको जानबूझकर नहीं देखना, या फिर एक अगर हम कहें एक लापरवाही शब्द होता है, वो लापरवाही तभी इंसान के अंदर आती है जब वो आसपास की चीज़ों से कॉन्शियसली उसको नहीं समझता है। तो रियलिस्टिक परसेप्शन होना चाहिए। सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जितनी भी कौशल हैं, जो भी स्किल्स होते हैं उनको विकसित करने में वो सक्षम हो। अपने अंदर हम कितने स्किल्स को विकसित कर सकते हैं, ये हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। और लास्ट है कमिटमेंट्स, यानी कि प्रतिबद्धता, जो कार्य हमको दिए गए हैं उनके लिए हम कितने कमिटेड हैं, वो भी एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान इन्होंने बताई है। ये एक क्राइटेरिया है। 5th नंबर पर आता है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। उन्होंने कहा कि आत्म वस्तुनिष्ठता, हम स्वयं को पहचाने, सेल्फ इवेल्युएशन आप कह सकते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब वो व्यक्तिनिष्ठ तरीके से ना सोच के वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचे, चीज़ों को बायस फ्री होके वो सोच पाए, बहुत ही लॉजिकली वो चीज़ों को सोच पाए, ये है।
नेक्स्ट है सेल्फ इंसाइट, यानी कि सेल्फ इंसाइट का मतलब है कि इंटरनली वो उसमें इतना नॉलेज, इतना तर्क उसमें होना चाहिए कि अंतर मन से वो अंतर ज्ञान जो हमारा होता है उसको वो अच्छे से डेवलप कर पाए। फिर आता है जो ह्यूमर होता है, ह्यूमर का उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे कितना किस तरीके से चीज़ों को लाइटली लेके चलना है, हर चीज़ को बहुत लाइटली नहीं और हर चीज़ को बहुत ही सीरियस नहीं। इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं संतुलन बनाने वाले, वो एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। नेक्स्ट आता है यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के लिए एक यूनिफाइंग फिलॉसफी हर व्यक्तित्व की होती है। तो जो पूरी तरह से व्यस्क व्यक्ति होगा, विकसित होगा अपने आप में, वो एक यूनिफाइंग फिलॉसफी पर ही उसकी लाइफ चलती है। तो ये जो 6 क्राइटेरिया हैं ये ऑलपोर्ट ने बताए हैं, और ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इन 6 क्राइटेरियाओं पर कोई पर्सनैलिटी अच्छे से खरी उतरती है या जिस स्केल तक भी खरी उतरती है, उसका व्यक्तित्व उसी स्केल तक अच्छे मायने में विकसित हुआ है। आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू। सुभारती सुभारती सुभारती